दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कल हम आपसे नहीं रूबरू हो पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज आपकी उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत दिलचस्प चीज़ें आपको बताएँ। हमारे संविधान में, है ना, पुलिस सिस्टम में और न्यायिक प्रक्रियाओं में किस तरीके से आपस में समन्वयन होने के लिए कई चीज़ें हमने रखी, है ना? एक प्लेटफ़ॉर्म हमने अभय लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी पार्लियामेंट के पटल पे होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्या हुआ कि ज़ीरो एफआईआर के बारे में पूरी को दी गई है ना? दिल्ली में 2025 में लागू किया गया था। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ प्रक्रियाएँ समझने की कोशिश करेंगे आज कि भारत का न्याय तंत्र, भारत का पुलिस तंत्र किस तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करता है। हमें केवल वो दिखती हैं कि साहब प्रोसीजर पे प्रोसीजर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है जज साहब। तो उस तारीख के पीछे का लॉजिक क्या है? किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं? हम उसके पीछे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सारी की सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएँ। और ये केवल नॉलेज के बेस से आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, पर ये अवेयरनेस के तौर पर बाकी नागरिकों को भी जानना ज़रूरी है कि भारत में किस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, किस तरीके से बेसिक एफआईआर होती हैं। होता क्या है कि ई-0 जब हम एफआईआर की बात आपसे कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भारत में क्या होता है, एफआईआर कैसे होती हैं, एनसीआर क्या होती हैं, ज़ीरो एफआईआर क्या होती है और ई-0 एफआईआर क्या होती है, वो सारी की सारी चीज़ें अपन को क्या करना है, जानना है। तो सबसे पहले तो आपको एक छोटी-सी बात बता देता हूँ, मान लो आपने कोई क्राइम हमेशा 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है संगीन अपराध और एक होता है गैर संगीन अपराध। इसको आप कह सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आप दोनों चीज़ों में समझो। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफेंस है, मतलब संगीन अपराध है। संगीन अपराध में हमेशा क्या होगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसे एफआईआर बोलते हैं, ठीक है? एफआईआर उसमें रखी जाएगी हमेशा और एफआईआर की अपना एक दायरा है कि जिस थाने के अंतर्गत कोई चीज घटित हो रही है, एफआईआर हमेशा कहां होगी? उसी थाने में। बात समझ में आ गई? और अगर मान लो कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना? तो उसके लिए क्या कहते हैं? अब दोनों में अंतर क्या है? मान लो आपकी कोई चीज खो गई, आपका बैग खो गया, वॉलेट खो गया, आपने क्या की? शिकायत की। शिकायत की तो वो कोई इतना बड़ा ऑफेंस थोड़ी है। बस आपने ये लिख के दे दिया थाने में कि साहब इस चीज का क्या करना है, कोई दुरुपयोग ना करे, हमारी आईडी का कोई मिसयूज ना हो। और अगर इन चीजों को आप लेके चलते हैं, पर है वो भी जिम्मेदारी पुलिस की। अगर मान लो 10 तारीख को कोई चीज खोई, 8 तारीख को, आप 10 तारीख को क्या कर रहे हैं? आप थाने में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो 8 से 10 तारीख के बीच में अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस नहीं है, क्योंकि अब आपने अवगत कब कराया? 10 तारीख को करा दिया। तो 10 तारीख के बाद कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? पुलिस की बनती है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहां पर हमेशा क्या होगा? संगीन अपराध नहीं है, किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी को क्या कर दिया? झड़प कर दी, किसी ने चांटा मार दिया किसी को, है तो अपराध, पर वो किस श्रेणी में आएगा? वो संगीन अपराध में नहीं आएगा, वो गैर संगीन अपराध में आएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएगा। उसके लिए हमेशा क्या करते हैं? आप किसी थाने में जाओ, उनसे कहो कि साहब इसने गाली गलौज की, इसने आज हमारे थप्पड़ मार दिया, ये गरिया रहा था कहाँ पे? किसी भी गली के, हमारे घर के नीचे गाली गलौज कर रहा था। फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस तत्काल प्रभाव से, अगर सही पुलिस वाला है, वो क्या करता है? एनसीआर काट के दे देता है। एनसीआर का मतलब समझते हो, है ना? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बना के वो देगा, वो आपको देखना। अब ये है कहां से चीजें, सारी चीजें। अब आपकी जो प्रोसीडिंग होती है, सबसे पहले जब आप कोई क्राइम करते हैं तो इंडियन कोड के तहत आपको क्या किया जाता है? आपके ऊपर पूरी की पूरी चीजें क्या करना है? प्रोसीडिंग होगी पुलिस की, इंडियन पीनल कोड से होगी। इंडियन पीनल कोड को आप क्या कहते हैं? हम तो भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं उसको, आईपीसी को। अब हमने इसका नाम बदला है, उसमें बहुत सारे क्या चेंजेस भी लाए हैं। मोदी जी ने अभी बदला था इसको, मोदी गवर्नमेंट ने। और इसमें हमने क्या किया? न्याय संहिता रखा, है ना? नागरिक सुरक्षा संहिता रखा इसका नाम, और साक्ष्य संहिता रखा। सब में भारतीय जोड़ लो आप। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता। 3 चीज़ों को हमने काहे से रिप्लेस कर दिया? आईपीसी, सीआरपीसी और जो हमने अभी भारतीय साक्ष्य संहिता बनाया, वो भी हमने क्या किया? बदल दिया। 1 जुलाई 2024, ठीक है?
1 जुलाई 2024 और 1 जुलाई 2024 से हमने इसमें चेंजिंग लाई। बहुत सी चीज़ों को बदला, पुलिस रिफ़ॉर्म की बातें करी इसमें, बहुत सी चीज़ें हमने क्या की, उसमें करी। अब उसमें देखो आप क्या है, एफआईआर कब होगी? जब कोई संगीन अपराध होगा। बात समझ में आ गई? इसका दायरा क्या है कि इसके दायरे में क्या है कि भाई ये एक क्षेत्र है एक थाने का, उसके दायरे में। अब इसमें क्या होता था, कई बार कोई अपराध हो जाए, पता चला इस थाने वाले कह रहे हैं हमारा क्षेत्र नहीं लगता है, वो कहेंगे हमारा क्षेत्र नहीं लगता है, और इसमें क्या हो गया, अगले को न्याय नहीं मिल पा रहा है, कोई एफआईआर लेने को राजी नहीं। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए हमने क्या किया, फिर हमने जीरो एफआईआर लॉन्च की। जीरो एफआईआर क्या होती है, इसमें हमें दायरा नहीं देखना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जीरो एफआईआर में क्या होता है। अब जैसे कभी भी आपने किसी एफआईआर को देखा होगा, एफआईआर में क्या होता है, बहुत वो आप मान लो कि जैसे कोई एफआईआर आप लॉन्च करने चाहेंगे, जीटी जिसे बोलते हैं, जीटी पे अगर कोई चीज चढ़ गई, जीटी पे चढ़ने के बाद क्या होगा, चार्जशीट बनेगी, एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और ये तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट बनाई जाती है ना एफआईआर में। तो ये प्रथम दृष्टया रिपोर्ट है जो एफआईआर हम बोलते हैं। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कुछ साक्ष्य इकट्ठा करेगी, इस वाले का रोल आ जाता है ना, साक्ष्य संहिता का। इसके बाद फिर क्या करेंगी, कोर्ट को सौंप देगी। जिस दिन चार्जशीट हो जाती है उस दिन पुलिस का काम खत्म हो गया। अब फिर चीजें क्या होंगी, अब मान लो किसी पुलिस वाले से आपको, जब तक आपको हाथ जोड़ने हैं, कब तक जोड़ने हैं, जब तक मामला इंडियन पीनल कोड या फिर भारतीय न्याय संहिता के अंडर में है, तब तक तो आपके साथ पुलिस वाले कुछ ना कुछ एफआईआर लगा देंगे, फ्रॉड की रिपोर्ट लगती है कि भाई ये चीजें, ठीक है, तो वो उसके हाथ में तब तक है। जिस दिन ये प्रोसीडिंग कहां पहुंच गई, पीएनएसएस के पास पहुंच गई, यानी कि सीआरपीसी के तहत आप पे क्या होगी, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जिस दिन में मामला पहुंच जाएगा तो फिर थाने का रोल बिल्कुल नगण्य है, शून्य है। उसके बाद रोल किसका बढ़ जाता है, जुडिशरी। अब जुडिशरी के पास पहुंचो, आप वकील करो। उसके लिए कई बार क्या होता है, जैसे कुछ जघन्य अपराध हैं, जैसे किसकी, अभी उमर खालिद को यूएपीए में रखा गया, देश में बहुत हो हल्ला हो रहा है ना। आसाराम बापू को रखा गया था, आसाराम बापू के केस में तो यही था। जीरो एफआईआर की जो हम बात कर रहे हैं, उसका लाभ क्या है, हो सकता है कि आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हों, बहुत ताकतवर व्यक्ति हों, और जब पावरफुल और ताकतवर व्यक्ति होता है तो आसपास में क्या होता है कि वहां पर आपकी रिपोर्ट नहीं लगाई जाती है। अब जब रिपोर्ट नहीं लगेगी तो क्या करेंगे, रिपोर्ट नहीं लगेगी तो फिर एक काम होता है कि पुलिस वालों को प्रभाव कम करने के लिए जीरो एफआईआर लॉस की, तो फिर वो क्या होगा, वो आप कहीं किसी भी थाने से, अदर थाने से क्या करो, आप उस चीज को एफआईआर लॉस कर सकते। इसमें आपका दायरा खत्म हो जाता है। दायरा मतलब समझ रहे हो, इसमें कोई बेड़ियां काम नहीं करती हैं। देश के किसी भी थाने में जाकर आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो। जीरो एफआईआर का मतलब यह है, जब भी आप एफआईआर की कॉपी पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता केस नंबर इतने इतने, है ना, और क्या होता है, केस नंबर के साथ आपको 2026 2025 D3, अलग अलग राज्यों के अलग अलग थानों के अलग अलग वो होते हैं, केस नंबर होते हैं, पर उनमें एक चीज कॉमन होती है कि वो सन डाल के देते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी भी एफआईआर की कॉपी निकालेंगे, आप ये देखेंगे कि वहां पर सन नंबर डला हुआ है। वो सन नंबर मतलब क्या इंगित करता है कि ये एफआईआर इस सन में हुई, इस आदमी पे उसमें अपराध दर्ज था, आरोपी था ये आदमी, और जैसे ही कोई चीज कहां पहुंच जाती है, अब वो आरोपी है और ये बात साबित हो गई कि उसने आरोपी है, तो फिर क्या है, उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी। फिर कहां जाएगा मामला, कोर्ट में। कोर्ट के बाद फिर कोर्ट अगर उस चीज को क्या कर दे, अगर उस पर डिसीजन दे दे, तो फिर वो क्या हो जाता है, दोषी हो जाता है। उसके बाद अगला काम क्या हो रहा है, अगला काम हो रहा है कि ट्रायल होंगे, फिर से पेशी होगी, फिर से जाएगा वो जेल में जाएगा या बेल मिल जाएगी उसे। अगर उसने जघन्य अपराध कर रखे हैं तो नॉन बेलेबल कई चीजें होती हैं, है ना। जैसे अभी हमारे पास तत्काल प्रभाव से अभी किसमें, परीक्षाओं की जो धांधली हुई, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि फास्ट ट्रैक कोर्टों की क्या की, स्थापना की, और उसके अपराधी को नॉन बेलेबल रखा गया है। तो उसमें कोई बेल नहीं होगी, कब तक नहीं होगी इसका कोई जिक्र नहीं है। और कई बार देखो कितना सीरियस है गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट को लेकर, गवर्नमेंट की ये सीरियसनेस आप सिस्टम के तौर पर, एक इंस्टीट्यूट के तौर पर एक उपलब्धि मान सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करी जाना, है ना। दूसरी चीज है, जुर्माने को, संस्थागत जुर्माने को 10 करोड़ तक कर देना, 10 साल तक की जेल का प्रावधान कर देना। ये छोटी चीजें नहीं होती हैं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जगह नहीं अप्लाई है, जहां हीनियस क्राइम जिनको बोलते हैं, जैसे पॉक्सो हो गया, रेप हो गया, निर्भया केस के बाद हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया इस देश में, इसके लिए हीनियस क्राइम हुआ इस देश में, उसके बाद हमने क्या की, उसको अलग श्रेणी में रखा कि ये तो बहुत हीनियस क्राइम है। सबने देखा 2000 उसके बाद निर्भया का केस इस देश में हुआ, है ना? निर्भया फंड की स्थापना हुई। तो हमेशा बदलाव इसी तरीके से होते हैं। अभी देखो आप, कितना हाइप पकड़ गया था ये पेपर लीक का मुद्दा। कई बच्चों ने जान दी। सरकार के एक मतलब बहुचर्चित मिनिस्टर ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी की सारी चीजें जब होती है तो बदलाव की ओर जाते हैं, और हमने क्या किया यहाँ पर, आपके समझ गए? तो बीएनएस क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधों और दंडों से संबंधित भारतीय आईपीसी का नया रूप है, इंडियन पीनल कोड का। अपराधों की परिभाषा है इसमें। इसमें क्या होगी, कोई चीज, उसकी डेफिनेशन पहले, सबसे पहले किसमें दी जाएगी, इंडियन पीनल कोड या फिर भारतीय न्याय संहिता में। कौन सा कार्य अपराध है, उसकी कितनी सजा है, ये सारी चीजें क्या पुलिस इसमें करती है। ठीक है, संपूर्ण भारत में अब चूंकि एक कानून बन गया, जैसे अभी कानून बना नीट के पेपर लीक के, है ना? तो अब परीक्षा पे उन्हें पता है कि अगर हम किसी को पेपर लीक के माध्यम से अगर किसी को क्या कर रहे हैं, क्राइम वो कर रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं, तो फिर उसमें कितने साल की प्रावधान है, कितने साल का वो करेंगे, फिर वो जाएगा कहां पर, कोर्ट में। कोर्ट उसको किस तरीके से डिसीजन देती है वो अलग चीज है, लेकिन पुलिस पहले यहां पर परिभाषाएं और वो उसके बारे में सारी की सारी जानकारी अपन को कहां मिल रही है, भारतीय न्याय संहिता में। बीएनएसएस क्या है, आपराधिक प्रक्रिया, सीआरपीसी का नया रूप है ना? आपराधिक मामलों की जांच इसमें होगी, गिरफ्तारी होगी, ट्रायल आदि की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी समयबद्ध बनाना, इसके लिए हमने बीएनएसएस बनाया। ठीक है, बहुत ज्यादा होता था कोई वाली बात की साहब, जज साहब तारीख पे तारीख मिल रही है, उसके लिए हमने थोड़ा सा इसमें क्या किया, चेंज किया। ठीक है, अगली चीज क्या है कि अपराध की जांच कैसे होगी, एफआईआर, गिरफ्तारी, चार्जशीट, ट्रायल आदि की सारी प्रक्रियाएं हमने कहां रखी हैं, वो हमने रखी हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और ये संपूर्ण भारत में लागू है। ये सारी चीजें संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2024 से ये तीनों के तीनों बिल जो आए थे हमारे, वो इंप्लीमेंट हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का रिप्लेसमेंट है, ये भारतीय दंड संहिता 1860 का रिप्लेसमेंट है। और आप देखते हैं साक्ष्य संहिता के बारे में, ठीक है, साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का क्या नया रूप है, साक्ष्य से संबंधित नियमों को आधुनिक बनाना है, कोर्ट में कौन सा साक्ष्य स्वीकार होगा, कौन सा नहीं होगा। संपूर्ण भारत में 1 जुलाई से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का ये रिप्लेसमेंट है। सबसे पहले तो हमने अपनी प्रक्रिया समझ ली संविधान की, किस तरीके से काम करते हैं हम लोग। ठीक है, अगली चीज देखो, तब हम समझ पाएंगे कि एफआईआर, जीरो एफआईआर, एनसीआर, इन सब की चीजें क्या हैं। ठीक है, इनके बारे में हम समझ रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि जो एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो क्या है, कॉग्निजेबल अपराध अगर है, कोई गंभीर अपराध अगर है, उसकी श्रेणी के लिए हम क्या करते हैं, एफआईआर लॉन्च करते हैं। इसका दायरा भी मैंने बताया कि इसका दायरा है, इसका क्या है, जैसे हत्या हो गई, डकैती हो गई, बलात्कार हो गया, अपहरण हो गया, इन सारे के सारी चीजों में, ठीक है, पेपर लीक हो गया, अब इन सब में क्या होगी, एफआईआर लॉन्च होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये हीनियस क्राइम बोलते हैं इनको, संगीन अपराध, इन सब में एफआईआर होगी। एफआईआर का मतलब समझ गए, अगर नॉन आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहां एनसीआर निकलेगी, और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर क्या होगा, आपको एफआईआर काटी जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर एनसीआर का मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है, एनसीआर कटेगी, है ना? कब गंभीर अपराध हैं, जैसे साधारण मारपीट हो गई, गाली गलौज हो गई, मानहानि हो गया, ये सब चीजें क्या में जाएंगी, इसमें एनसीआर काट के देता है दरोगा, है ना, थानेदार। बात समझ में आ गई, मुंशी होते हैं, थानेदार होते हैं। तो आप ग्राउंड पे कभी जियो इन चीजों, अगर आप जाते हैं, ज्यादातर लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ जाती हैं। गांव में कितनी मारपीट होती है, कुछ ऐसा। अब जहां पे मत जाति संवेदनशील इलाका है, वहां पर तो फिर एफआईआर पे एफआईआर गिरती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी क्या, एनसीआर। अब देखो जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर के बारे में हमने बताया कि कॉग्निजेबल होगा, पहली शर्त है। एफआईआर का मतलब ये है कि वो क्या है, अपराध है, किस श्रेणी का है, संगीन अपराध है। ठीक है, अब देखो आप, गंभीर अपराध चाहे घटना कहीं की भी हो, सुशांत सिंह राजपूत का केस, इस देश में सुशांत सिंह राजपूत के जो पिताजी थे, माताजी थी, बहन थी, उन लोगों ने मुंबई जाके एफआईआर लॉन्च नहीं की थी, ध्यान रखना।
जीरो एफआईआर का मतलब है कि आप कहीं भी हैं वहां के नियरेस्ट थाने जाके अपनी आप एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये उस थानेदार की जिम्मेदारी है कि वो वहां से संबंधित थाने में क्या करेगा, उसको प्रेषित करेगा और यहां से क्या करेगा, सारी की सारी चीजें। बात समझ में आ गई? जीरो एफआईआर का मतलब तीनों चीजों में क्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही है आपको? ठीक है, एनसीआर, एफआईआर, जीरो एफआईआर। ठीक है, इसमें क्षेत्र की बाध्यता नहीं है, ये थानेदार की जिम्मेदारी है। जैसे आप अभी बैंक में चले जाओ, बैंक में पहले क्या होता था, उन्होंने कहा कि साहब होम ब्रांच में ही सारी चीजें होंगी। अब उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, इस चीज को सेंट्रलाइज अगर बैंक है और अगर पुलिस सिस्टम सेंट्रलाइज है तो एक आदमी कहीं से कहीं तक भी क्या कर सकता है, अपनी सारी सेवाएं वहां पर ले सकता है, नियरेस्ट कहीं पे भी। इसमें फिर ये बाध्यता नहीं होगी कि साहब ये है वो है, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होगी, जीरो एफआईआर। आसाराम बापू के केस में यही हुआ था। लड़की जब वहां से आई, चूंकि प्रभुत्व होता है, कई बार ऐसी होता है कि डोमिनेंस बहुत ज्यादा होता है ना? तो लड़की फिर कहां, दिल्ली के एक का नाम से उसमें वहां नहीं मतलब है उन्हें। आपका प्रभाव अगर साउथ में है तो जरूरी थोड़ी है कि यूपी में होगा या नॉर्थ में होगा। बात समझ में आ गई? तो जीरो एफआईआर फिर उस लड़की ने कहा, दिल्ली के एक थाने में कराई थी। ठीक है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो ये इसमें कोई दायरा नहीं है, एफआईआर से संबंधित थाने को कोई उसको भेजना है। ठीक है, किसी भी थाने में आप दे सकते हो, पीड़ित को तुरंत राहत मिलती है। पीड़ित को क्या होता है, तुरंत राहत मिलती है इससे। आप सोचो, वो मुंबई जाते, फिर जाके एफआईआर दर्ज करते और कितना टाइम हो जाता है। ऐसे में क्या है, तुरंत कार्रवाई। अब उससे भी आगे सरकार बढ़ी, जब ये सारी चीजें हो गई जीरो एफआईआर में तो थाने तक भी जाना है। सरकार ने कहा अब चूंकि क्या है, डिजिटल युग है, साइबर फ्रॉड होते हैं, अब उसको किस श्रेणी में रखा जाए? साइबर अपराध को भी हीनस क्राइम में रखा गया है। अब कोई हल्की पतली चीज नहीं है, इसमें आपको एनसीआर काट के नहीं देंगे। इसमें होती है ई जीरो एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जीरो एफआईआर। आपको इसमें थाने जाने तक की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे क्या कर सकते हो, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो। और अब उसका एक और नया वर्जन देखने को मिलता है, साइबर नंबर है, हेल्प नंबर है 1930 1930। इस पे अगर आपने कॉल कर दिया, और ये कब करना होता है, जब आपके साथ क्या हो जाए, फ्रॉड हो जाए। तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना हुआ है देश में। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, अवेयरनेस के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आप केवल 1930 पे क्या करो, कॉल करो। वो कॉल जैसी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कहां के हो, कैसे हो, क्या हुआ। वो सारी जानकारी कौन लेगा, वहां पर जो कोई कस्टमर केयर में बैठा होगा व्यक्ति या कोई ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति है जो साइबर अपराध को लिए डील कर रहा है, वो सारी जानकारी लेके क्या हो गया, ऑटोमेटिक आपकी एफआईआर लॉन्च हो गई। ई जीरो एफआईआर, आपको करने तक की जरूरत नहीं है कि आप कहोगे कि साहब हमें एफआईआर ले लो। नहीं, आपने जैसे ही 1930 पे कॉल किया, आपने अपने चीजों को बताया, आपके साथ जो भी दिक्कतें आई वो तत्काल प्रभाव से एफआईआर लॉन्च हो गई। अब सोचो, आपको एक कॉल करना है, आप फिर उसमें बताओ, घंटे भर में आपको बताना पड़ेगा कि साहब ये हो गया वो हो गया, सब चीजें बताओगे। इतने में वो क्या करेगा, पैसा निकाल के अपने खाते से बाहर कर लेगा, कैश आ जाएगी उसको। अब ऐसे में क्या है, आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ, 1 मिनट में फ्रॉड हुआ, अब आपने कॉल किया, हाल के हाल उन्होंने क्या कर दिया, उस पूरी ट्रेल को फ्रीज कर दिया। अब जो समय सीमा है वो बहुत कम है उसके पास। इससे क्या हो जाएगा, नुकसान और जोखिम का खतरा कम हो जाएगा। कोई आदमी लुट रहा, और ये तो दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अगर हम इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे तो ये तो अभी और भी आने वाली डिजिटल इकोनॉमी बनने वाली है ना भाई। तो साइकिल वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, रिक्शा वाला, सब आजकल क्या क्यूआर लेके घूम रहे हैं। और क्यूआर में अगर कोई उनके साथ फ्रॉड हो जाए, 1 मिनट में उन्हें क्या करना है, 1930 पे कॉल कर देनी है। 1930 पे कॉल करने के बाद अपन ये देखेंगे कि उसके बाद तत्काल प्रभाव से उसके सारे के सारे खाते फ्रीज हो जाते हैं। और खाते फ्रीज होने के साथ क्या होगा, उससे कोई पैसा नहीं निकाल पाएगा। बात समझ में आ गई? तत्काल प्रभाव से होती है कार्रवाई। अब इससे क्या होगा, थोड़ी बहुत वो होगी, असुविधा होगी, दिक्कत होगी कि खाते से वो पैसा, लेकिन उसका पैसा बचा रहेगा कि मेहनत की गाड़ी कमाई साफ नहीं होगी। एक इंस्टीट्यूट के तौर पर यही तो किया जा सकता है। इसमें भी कोई अच्छी चीज, जैसे जीरो एफआईआर एक कॉन्सेप्ट आया, तो इससे क्या हुआ, समय की बचत हो गई, इफिशियंसी आई, पारदर्शिता आई, जवाबदेहिता बढ़ी इससे। ठीक है, इसमें और भी ज्यादा सुप्रीम लेवल पे हम पहुंच गए। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, यूपीआई, बैंक फ्रॉड के लिए हमने फिर ई जीरो एफआईआर लॉन्च की। बात समझ में आ गई? शिकायत दर्ज कर संबंधित पुलिस को भेजी जाती है। देखो आप इसमें
अब सिस्टम ही सारी चीजें करेगा। इसमें आपको करना पड़ता है, इसमें आपको बताना तक पड़ता है, जाना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जब जीरो एफआईआर होती है, इसमें आपको बताना कुछ नहीं है। अब वो क्या करेगा, संबंधित थाने में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा ये मामला। ठीक है। साइबर अपराधों के बहुत से मामले बैंक में बढ़ते जा रहे हैं। आपको मैं अंदर की बात इसलिए बता रहा हूं, उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। और पूरी की पूरी ट्रेल फ्रीज कर दी जाती है। ठीक है, 19:30 पे आप कॉल करोगे, पूरी ट्रेल जिस जहां जहां चीजें लेन देन सब खत्म हो गया मामला। फिर इसके बाद थोड़ी सी जांच होगी। अब उसमें और भी ज्यादा, पहले जांच में भी 5-7 दिन 15 दिन लग जाते थे। अब उसको और तरीके से, और अच्छे तरीके से उस पर क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं कि ये और ड्यूरेशन कम हो जाए। 24 घंटे 72 घंटे में इसका क्या निराकरण करके उसके पैसे जहां के तहां। अब सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी ये। मतलब आप केवल इस चीज को अगर 10 साल 15 साल पहले तो केवल हम क्या कहते सपने देख सकते थे इस चीजों, आज वो साकार होते हुए दिख। और ये बिहाइंड द सीन चीजें हैं। यूपीआई दुनिया में इंडिया का सबसे चर्चित जगह है। एनपीसीआई इस पूरे मॉड्यूल को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अथॉराइज्ड बॉडी है इस पूरे पूरे एनपीसीआई जो बॉडी है। सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि है कि हम हर जगह, रिक्शा वाले, ठेले वाले, रेडी पटरी वाले के पास क्या है, आज यूपीआई है। 20 रुपए 10 रुपए तक का लेन देन हम क्या करते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं। आप चले जाओ पड़ोस में, पड़ोस में आपको बड़े बड़े शहरों में, कराची और इन सब जगह पे एक यूपीआई का क्यूआर कोड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके पास उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड नहीं किया। और हमने तो वीजा ईजा तक को चैलेंज किया है ना। आप समझो अमेरिकन जो कंपनी है, मास्टर कार्ड, वीजा, उन सबको हमने चैलेंज कर रखा है। यूपीआई ने तहलका मचा रखा है दुनिया में। यूरोप तक क्या है, इंटरेस्टेड है इस पूरी के पूरे प्रोसेस को अपने यहां लागू करने के लिए। तो ये हमारी उपलब्धि है। अब इस उपलब्धि का दुरुपयोग भी बहुत होगा, क्योंकि सुविधाएं होती हैं तो दुरुपयोग होने के चांस होते हैं। तो उसके लिए मैकेनिज्म के तौर पर हमने क्या, E0FIR को क्या किया, हमने इंट्रोड्यूस किया। ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन के माध्यम से क्या है, इसको रोका जाएगा। साइबर अपराधों में तुरंत कार्रवाई होगी, जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ऑनलाइन दर्ज होने वाली जीरो एफआईआर को ही क्या कहते हैं हम, E0FIR। तो आप समझ गए सब चीजें। मैंने आपको 4 चीजें बताई, एनसीआर, एफआईआर, जीरो एफआईआर और E0FIR। चारों चीजें क्लियर हो गई आपको। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, E0 बराबर ऑनलाइन जीरो एफआईआर, विशेष रूप से साइबर वित्तीय फ्रॉड के लिए। जीरो एफआईआर बराबर गंभीर अपराधों पर एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है। एनसीआर मतलब कम गंभीर अपराधों के लिए रिपोर्ट, और एफआईआर मतलब गंभीर अपराधों के लिए रिपोर्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं। अगली चीज चलो, अब आ जाते हैं E0FIR की जो हमारे मुद्दे हैं, जिसके लिए सरकार ने क्या किया, अभी डाटा पेश किया है। कहां पर, संसद के अंदर ऑफिशियल डाटा है। 12,000 से ज्यादा केसेस सामने आए इस पूरे 1 साल के दरमियान। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो केसेस आए वो कहां पर आए, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कितने राज्य थे, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। हम पूरे में दायरा क्यों नहीं बढ़ा पाए, तो अभी ये पूरा का पूरा ट्रायल फेज पर है। इसको क्या है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, और इन चीजों को और ज्यादा मतलब घर घर तक पहुंचाने की कोशिश है। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम एक अपना पूरा रोड मैप तैयार करके हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कोई भी शुरुआत ऐसे ही होती है। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि छड़ी है, रात में हमने चलाई और सुबह काम हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब की सब क्या है, अभी सुचारू रूप से सुचलित हैं, ग्राउंड रियलिटी पे उतर रही हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कितने लोगों को शामिल किया, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें 12,000 से ज्यादा केसेस सामने आए, और 12,000 केसेस में अकेले 6,000 से ज्यादा केसेस दिल्ली से, लगभग आधे और आधे से ज्यादा कह सकते हैं। अकेले हमारी नेशनल कैपिटल है दिल्ली, तो नेशनल कैपिटल हमारी क्राइम कैपिटल भी तो है दिल्ली। अगर हम कहते हैं कि नेशनल, तो भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की वहाँ व्यंजन हैं, भांति भांति के क्या हैं, संस्कृतियों का हमें दर्शन एक साथ हो जाता है। तो भांति भांति के क्राइम भी तो मिलेंगे। अब जो यूपी में क्राइम है वो दिल्ली में भी बढ़ जाएगा। जो तरीके यूपी में अपनाए जाते होंगे दिल्ली में आ जाएंगे, बंगाल के तरीके भी दिल्ली में आ जाएंगे। तो ये क्राइम कैपिटल भी बन चुकी है दिल्ली। और उसके चलते हमने क्या देखा, नए नए पैंतरे अजमा के लोग लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा क्या कर रहे हैं,
सफा चट कर जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है, रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि 6000 से ज्यादा 6115 जो मामले हैं केवल दिल्ली से आए हैं मई 2025 से अभी तक। मतलब 1 साल से ज्यादा समय हो गया है और अभी तक क्या हो गए, 6000 से ज्यादा मामले हमारे पास आए। हमने इसका दायरा बताया तुम्हें। ठीक है, 12000 टोटल थे, E0 FIR दर्ज हुई है। ठीक है, और इसकी आप पैमाना देखिए किस तरीके से है। इसको देखो आप, E0 FIR प्रक्रिया कैसे होती है। आपने मोबाइल उठाया, पीड़ित द्वारा मोबाइल उठाया जाएगा, उसमें 1930 क्या किया जाएगा, डायल किया जाएगा। डायल करने से क्या होगा, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है एनसीआरपी, एनसीआरबी अलग चीज है। एनसीआरबी क्या करता है, डाटा, क्राइम का डाटा देती है। एनसीआरपी अलग चीज है। एनसीआरपी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है। इसमें क्या है, स्वतः E0 FIR जनरेट हो जाए, कोई माध्यम तो होगा ना। आप सोचो ये सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऐसे जनरेट नहीं होंगे। लेकिन आपने जैसे कहा कितनी बेहतरीन व्यवस्था बना के दी है गवर्नमेंट ने, या जिसका भी इसके पीछे माइंड है, ने क्या माइंड मैपिंग की है कि आप केवल ये नहीं कहना पड़ेगा कि साहब FIR, उसके साथ काम हो गया मतलब वो पीड़ित है। और पीड़ित के साथ क्या होगी, सबसे पहले आपको FIR लेनी पड़ेगी, और FIR अगर लेनी पड़ेगी तो फिर FIR कहाँ, जो तो स्वतः ही कहाँ चली जाएगी, एनसीआरपी पोर्टल पे। और एनसीआरपी पोर्टल जो है वो इन्हीं चीजों के लिए बनाया गया है, वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड, इन सब चीजों की पूरी जानकारी वहां पर होगी और वो स्वतः ही काय में बदल जाएगी, FIR में बदल जाएगी। आपको केवल बताना है कि सर हम इस तरीके से हमारी कट गई जेब। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके से होगा। अब क्या होगा, संबंधित बैंक वॉलेट को अलर्ट कर दिया जाएगा। अब कोई भी बैंक है, इन सारे के सारी चीजों में देखो, आप सिस्टम देखो, यहां पर E0 FIR जैसे ही लॉन्च हुई, आपने फोन किया, फोन पे आपने डायल किया नंबर, अब वो कहां गया, एनसीआरपी पोर्टल पे गया। एनसीआरपी पोर्टल पे क्या हुआ, आपकी E0 FIR क्या हो गई, लॉन्च हो गई। लॉन्च होने के तत्काल प्रभाव से क्या होगा, एक तो उस बैंक के पास अलर्ट चला जाएगा यहां पर आपका खाता है, दूसरा अलर्ट जाएगा सेम टाइम पर पुलिस स्टेशन, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उस फ्रॉड के अंतर्गत आने वाला कोई भी पुलिस स्टेशन है, उसके पास स्वतः क्या चला जाएगा, एक मेल चला जाएगा या मैसेज चला जाएगा, वो भी अलर्ट है, यहां बैंक भी अलर्ट है। तो आपके तत्काल प्रभाव से बैंक के खाते पे सबसे पहले क्या किया जाएगा, होल्ड लगा दिया जाएगा, यहां पुलिस हरकत में आ जाएगी। अब हरकत में आने के बाद क्या होगा, कि इसके बाद क्या होगा कि आप ये देखेंगे कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है उसको पैसा भी नहीं मिला। अब वो हुआ कहां से है, क्या किया, तत्काल पुलिस को भी पता है, तो प्रशासनिक तौर पे वो अपनी कार्रवाई करेंगे, और वित्तीय तौर पे बैंक ने क्या किया, पैसा को फ्रीज कर दिया। आपकी सुरक्षा भी बनी रही। अब पहले क्या होता था, पैसा लुट गया साहब तो पैसा चला गया, अब इसकी जिम्मेदारी और गारंटी भी नहीं है कि साहब वो, अब इसमें क्या हो रहा है, टाइम की देखो आप, एक साथ दोनों जगह अलर्ट चला जाएगा। इससे क्या होगा, आप ये देखेंगे कि एक तो पैसा भी बच गया, दूसरा उस आदमी तक पहुंचने में सहूलियत मिल जाएगी जो इन पूरी की पूरी गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाएगी। ठीक है, ये चीज बहुत बेहतरीन हो गई। बात समझ में आ गई। अधिकार क्षेत्र देखो आप, जांच शुरू कर देगा वो, और अपराधी की पहचान और कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये भी आप मान लो संगीन अपराध है, साइबर फ्रॉड। मैंने प्रक्रिया बता दी आपको, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का यहां भी हम भर भर के यूज कर रहे हैं, और अब तो मैं इसका लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। अगर आपने तत्काल प्रभाव से सारी चीजें कर दी तो हिम्मत नहीं है उसकी, वो तुम्हारे पैसे निकाल ले। बात समझ में आ गई, वो सारी की सारी चीजों पे रोक लगा दी गई। अगली चीज देखो आप, है राज्यवार देखो आप, सबसे पहले नंबर पे तो दिल्ली है, नेशनल क्राइम कैपिटल भी है, नेशनल कैपिटल भी है। दूसरे पे महाराष्ट्र है, ये हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है। आर्थिक राजधानी बोला जाता है बंबई को, तो आर्थिक राजधानी भी कम नहीं है, वो कह रही हम राष्ट्रीय राजधानी के पीछे लगे हुए हैं, हम भी डबल इंजन की सरकार में हैं, तो हम यहाँ पर क्या हैं, क्राइम यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपके पीछे दोस्त, हम आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपके छोटे। अगला देखो आप, फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। ठीक है, यहाँ आ जाता है कर्नाटका, ये जो हमारी डेवलप्ड सिटी हैं, डेवलप्ड सिटी मतलब आप समझ लो, तो उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा संकट है, यहाँ यहीं बढ़ेंगे ना क्राइम। एटीएम है, फोन पे है, वॉलेट है, कहाँ यूज करेगा आदमी, गांव का आदमी क्यों करेगा, वो पैसा रखता है अपने पास।
तो ये सारी की सारी सुविधाएं कहां चाहिए आदमी को? इन हमारी टीयर 1 टीयर 2 मेट्रो सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, उन सब जगह क्या चाहिए? हमें सुविधा चाहिए। सुविधा चाहिए तो सुविधा करने के लिए क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को, और जैसे ही चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे वैसे ही चीजें क्या करेंगे? लोग हरकत में आने की कोशिश करेंगे, है ना? तो आप ये देखेंगे कि आप नेशनल कैपिटल में क्या है? E0 FIR में 12,000 मामले आए। तो हमारे पास नेशनल कैपिटल में नेशनल क्राइम कैपिटल जुड़ जाता है, 6,000 से ज्यादा मामले हमारे पास कहां से आते हैं? वो आते हैं केवल और केवल दिल्ली से। अगला नाम है मुंबई का, उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में मामले, फिर कर्नाटका में, और धीमे धीमे हमें देखते हैं राजस्थान और पश्चिम बंगाल भी इस होड़ में कम नहीं है, उसके पीछे लगे हुए। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने मसौदा बताया आपको। ठीक है, सबसे पहले एनसीआर, एफआईआर, 0 FIR और E0 FIR के बारे में हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं E0 FIR की, कि हमारे पास अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में है ना, नेशनल वाइड इस चीज को हम अभी इंप्लीमेंट कर नहीं पाए हैं। और इसके दिक्कतें क्या हैं कि हमारे पास साइबर अपराध पूरे देश से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन हम उसको ट्रैक करने में अभी असफल हैं। क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताई दिक्कतें क्या हैं, हम एक साथ पूरे देश में कर नहीं पाए इन चीजों को। ठीक है, तो अपराध, साइबर अपराध की जांच में बाधाएं बढ़ती हैं इससे, राज्यों में असमान क्रियान्वयन से भी दिक्कतें हैं। तीसरी चीज है, पुलिस को तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है। अभी पुलिस केवल किस चीज में हैंडल करती है? लठ चलवा लो आप पुलिस से, तो पुलिस लठ चलाने में तो माहिर है सब जगह की, लेकिन आप देखो उनके साथ ये दिक्कतें हैं कि उनसे अगर कहो कि साहब ऑनलाइन आप FIR ही रजिस्टर कर दो, नहीं जानते, कई लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उनकी भर्ती 80 की है, 60 की भर्ती है, 90 की भर्ती है, तो वो लोग अभी ज्यादा इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए। हर कोई मोदी जी जैसा थोड़ी है कि साहब आप जैन जी ने प्रोटेस्ट किया तो वो भी अब जाके रील बनाने लगे, कहां पे? वो भी इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। उन्हें बताया गया कि सर थोड़ा सा डार्क वो रखिए अपने अंदर, बैकग्राउंड जो है डार्क होना चाहिए, डार्क बैकग्राउंड में वो आ गए। ठीक है, तो ये सारी की सारी पुलिस तकनीक भी है, आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय अपराधियों को किस तरीके से ट्रैक करें, उसमें भी बाधाएं हैं। हर जगह क्या है, NCRP का क्या रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं, हर जगह इंप्लीमेंटेशन नहीं है, हर जगह उस तरीके की लैब नहीं बनाई है पुलिस लैब्स, है ना, उस तरीके का हमारे पास सर्वर नहीं है हर राज्य में, तो इंटीग्रेटेड पैनल नहीं है एक दूसरे के साथ, तो उसमें अभी बाधाएं हैं। और उसी चक्कर में आपको ये जो 12,000 जो मामले दिख रहे हैं ना, ये दिल्ली में इसीलिए ज्यादा है क्योंकि शायद ट्रैकिंग करने में दिल्ली में आसानी भी है, या जो टीयर 1 टीयर 2 सिटियां हैं उनमें ट्रैकिंग करने में आसानी है, लेकिन जब ये इंफ्रा पूरे देश में एक साथ हो जाएगा, आप देखेंगे हमारे पास क्राइम की, साइबर क्राइम की एक्चुअल जो है पोजीशन, एक्चुअल रिपोर्ट हमारे पास होगी। उस हिसाब से हम क्या कर पाएंगे, चीजों को, हमारी पॉलिसीज को धरातल पर इंप्लीमेंट। बात समझ में आ गई? अब आप देखो एक पूरा का पूरा हम ओवरऑल व्यू ले लेते हैं आपसे। ठीक है, हमने इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको बताया कि सबसे पहले दी किसने, तो हमारे जो होम मिनिस्ट्री है उसने इसको संसद के पटल पर रखा। दूसरी चीज इसमें मामले हमने बताए, राज्यवार हमने इसका डिस्कशन बताया। सबसे बड़ा जो राज्य है इसमें वो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है साइबर अपराधों में जिनमें हमारे पास आंकड़े हैं वो है राजधानी दिल्ली, उसके बाद मुंबई, उसके बाद फिर कौन है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर राजस्थान और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या बताया, हमने इसकी चुनौतियां बताई आपको, राज्यों में असमानता का क्रियान्वयन, साइबर अपराध जांच में बाधाएं, पुलिस को तकनीकी प्रशिक्षण, और अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय अपराध में हम अभी क्या नहीं कर पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ताकि कि लोग अब क्या कर रहे हैं, लोग लोग यहां से फ्रॉड कर रहे हैं, कहीं और से बैठ के फ्रॉड कर लेते हैं, तो उन पे अभी क्या है, शिकंजा उस हिसाब से कसा नहीं जा रहा है, लेकिन ये ट्रैकिंग बहुत सही है। ठीक है, तो हमने आपको पूरा का पूरा एक ओवरऑल व्यू दे दिया इस पूरे उसमें। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं आप कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा E0 FIR से संबंधित है, सही है, संबंध सही है। इसे अपराध की जानकारी से मिलने पर स्वचालित रूप से ऑनलाइन जनरेट किया जाता है। यह केवल उसी राज्य में दर्ज की जा सकती है जहां अपराध हुआ हो, मैंने ऐसा तो बोला नहीं है। यह NCRP से एकीकृत है, बिल्कुल सच है। सभी प्रकार के साइबर अपराधों के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल सच है। 1, 3 और 4 इसमें से कौन सा सही है? दूसरा गलत है। ठीक है,
ये कहीं से भी लॉन्च हो जाता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल एनसीआरपी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C द्वारा संचालित होता है। नागरिक 1930 हेल्पलाइन के माध्यम से भी रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। ये भी सही है। यह केवल वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के लिए है। ये भी सही है। और आप देखो इसमें दिए गए विकल्प में कौन से सही हैं, इसको मिलान करके आपको थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न आपको करना है। ठीक है, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धनराशि फ्रीज करने की शक्ति केवल न्यायालय के आदेश से ही संभव है, नहीं है ऐसा। ठीक है, E0 एफआईआर से संबंधित बैंक वॉलेट को तत्काल अलर्ट भेजा जा सकता है, बिल्कुल सच है ना। यह प्रक्रिया केवल ऑफलाइन शिकायत पर लागू होती है, नहीं। एनसीआरपी पर दर्ज शिकायत को एफआईआर में बदला अनिवार्यता मानव हस्तक्षेप से होता है, नहीं। ये स्वतः ही हो जाता है, इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा इसको देखो। आप 15-15 अंकों के आपके सामने हमने मेंस के कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, इनको आपको देखना है कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएं भारत की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों के लिए गंभीर चुनौतियां बनी हुई। E0 एफआईआर प्रणाली इस चुनौती से निपटने में किस प्रकार सहायक है? इसके प्रमुख लाभों एवं सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपाय सुझाइए। मैंने अभी हाल इसकी कुछ चिंताएं भी व्यक्त की आपसे, जो इसकी दायरे की सीमाएं हैं। ठीक है, और इसके लाभ वगैरह सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल एवं 1930 हेल्पलाइन भारत में साइबर अपराध प्रबंधन तंत्र की आधारशिला है। इनके कार्य प्रणाली, अंत संबंधितों और विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। साइबर अपराध जांच की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इनमें आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिए। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की जांच एवं अभियोजन में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इन चुनौतियों के समाधान हेतु संस्थात्मक, तकनीकी एवं विधिक उपायों पर सुझाव दीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है? आपको इनके फ्रेम में जरूर ढालना है। इसकी चुनौतियां, इसके लाभ, इसकी सीमाएं, इसका एक निष्कर्ष, सारी की सारी चीजें आपको इसमें डालनी है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है डेल्टा रैंकर्स का, उस पर आपको सारे के सारे विवरण से क्वेश्चन की, जो लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, जो लोग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, वो सब लोग वहां मिलते हैं, वो डालते हैं वहां पर। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को, ज्यादा से ज्यादा जो आपकी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। बात समझ में आ गई? तो फिर मिलते हैं कल, फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।